हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू क्यों किया गया, ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन जो आपका दिसंबर 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो आपका लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और कब हुआ था, 1929 में। पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और क्या किया गया था, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय यानी याद रखने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। और इसे लागू कब किया गया पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पहले कितना था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई। वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में है, ऑप्शन ए है 300 आर्टिकल, ऑप्शन बी 350 आर्टिकल, ऑप्शन सी 400 से अधिक, ऑप्शन डी 500 आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400 से अधिक अनुच्छेद। ये आपका बीपीएससी 1997-98 का प्रश्न है। अगला है, मिलान करें। संघीय सूची दिया है, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया है। ये आपका 2016 का प्रश्न है, इसलिए जो है ऑप्शन में अलग दिया है। हम इसको वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग समझते हैं। संघीय सूची की बात करें, वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें कितने हैं, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करते हैं, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तीनों सूची है संविधान की किस अनुसूची में है, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए। ये आपका प्रस्तावना से लिया गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा, सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में आपका प्रजातांत्रिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाजवादी शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2016 का प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, यानी जो आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया है, अपनाई नहीं जाती है। ये जो जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। करेक्ट, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो इसमें पहला नहीं प्राप्त है, पहला और तीसरा, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त नहीं है, ये आपका आर्टिकल 19 में है। और अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भी आपका नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, आर्टिकल 29 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। और किस भाग में है? तो भाग 3 में। आर्टिकल पूछा जाए तो 21(a) में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। और इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट यह कब आया था? 2009 में आया था। और इसे लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, इसलिए इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? करेक्ट, कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें आपका सूचना का अधिकार भी होगा और शिक्षा का अधिकार भी होगा। ए और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। इस ऑप्शन में नहीं दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में क्या है? आपका निहित है, अतः यह भी क्या है? मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार आपका ए और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत दिया है भाग 4 में, उसके बारे में इसमें पूछा है। पहला इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा समान नागरिक संहिता, तीसरा छोटे परिवार का मानदंड और चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें कौन कौन सा है? तो आपका समान कार्य के लिए समान वेतन है और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं है।
इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4A में, भाग 4A। अगर अनुच्छेद पूछे तो 51A में यह जोड़ा गया। कहां से लिया गया है, तो रूस के संविधान से यह लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। या किस आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 53(1) में कहा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यह आपका किसमें कहा गया? तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया तथा कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। वर्तमान में कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किस नंबर के हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 111 में। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बनता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। सभी को पता होगा। अगला है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार कौन सा क्रम है? 12वां, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? 13वां है। 11 अगस्त 2017 से वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अब वर्तमान में कौन है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महान्यायवादी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता,
परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मतदान नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग। महान्यायवादी राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए फिर प्रश्न आया है, बार बार रिपीट होता है, तो ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल पूछे किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 76 में। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 माह के लिए अगर वो लगातार अनुपस्थित रहता है तब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में इसमें पूछ रहा है होते हैं, तो इसमें सदस्य दिया है, कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) का ख में कहा गया कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों में के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है, 250 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है, तो ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी, यानी ये कैसा सदन है? ये आपका अस्थाई सदन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्थाई सदन है ये। ठीक है, और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह अस्थाई सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगर सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष। ठीक है, सिर्फ अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो ये इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, राज्यसभा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को द्वारा किया जाता है। ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अला राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी पढ़ा, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, सही नहीं पूछा है यहाँ पे। पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है, लोकसभा में होती है, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये आपका क्या है? सही है। धन विधेयक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक है, ये भी सही है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक
14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक को लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में क्या है, शक्तिहीन है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 110 में दिया है। अगला, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा किसमें, तो ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में से पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लेखानुदान बना है, लेखानुदान, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपए की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लोकानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 116, अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार प्रश्न, तो ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक क्या है, संसदीय समिति है। इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 क्या होते हैं इसमें, राज्यसभा के, यानी टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है, या उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। समानता विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही है। तो आपका गलत पूछा है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी 2011 का प्रश्न है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये राज्य सरकार का पूछा है यहाँ पे, तो राज्य सरकार का कौन होता है, तो ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। देखिए कितने बार प्रश्न बना है ये, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, 54(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें कहा गया, 154 में, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पूछ रहा है अपना त्यागपत्र, तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। यह आपका हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 217(1) का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय यानी आपका जो मोबाइल कोर्ट है इसका मानस पुत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्याय व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 के अनुसार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार इसके बारे में बताया हूं। अनुच्छेद 352 में क्या है? यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। धातव्य की मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। देखिए, पहले जो आपका सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे है ना, पहले यहाँ पे क्या था, आंतरिक अशांति था। ठीक है, आंतरिक अशांति था, और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये जरूर ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये। उसके बाद आपका अनुच्छेद 355 है। अनुच्छेद 355 संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। किसमें है? आर्टिकल 355 में है। उसके बाद का अनुच्छेद 356 ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी आर्टिकल 356 में क्या है, इसमें आपका राष्ट्रपति शासन है। अगला आपका अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उससे किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो यह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। किसमें है? आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 352, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360, ये आपका क्या है, 3 आपातकाल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 352 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका क्या है, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटी सेट जब करा रहा था उसमें आया था प्रश्न ये, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी हमने पढ़ा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका, भाषा है। इसमें पूछ रहा है कितनी भाषा है, तो 22 भाषाएं हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कब का है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। देखिए, ये आपका पुराना है, इसमें पहले 18 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 22 हैं। देखिए, 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। ठीक है, कितनी है वर्तमान में, 22 है। इसको ध्यान रखिएगा, पुराना प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। त्रिस्तरीय वर्ष, एक मिनट, हाँ ठीक है, वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना यानी NES के पुनर्गठन के लिए
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं पूछा है? पहला, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक आपका केंद्र सरकार तथा दूसरी आपका क्या होती है? राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना प्राधिकार क्षेत्र है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, तो ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र के पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति एवं प्रशासनिक समिति। आगे है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर ही पढ़ा हुए प्रशासनिक प्राधिकारी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई थी। पुराना प्रश्न 2008 का है, इस डाटा चेंज हो सकता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए, जर्मनी नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल आपका 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका क्या होते हैं? 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब 5 आपका स्थायी में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन इसमें शामिल है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से यह जुड़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। आगे, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है?
किस देश के सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना तो बेंगलुरु में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1987 में। अगला, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल, ये आपका ऑप्शन ए 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बीएसएफ की बात कर रहा था, ठीक है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया पूर्णतः? 26 जनवरी 1950 को। पहले प्रश्न हमने पढ़ा था इसके बारे में। अगला, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए ये प्रश्न आ चुका है, तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और उसके बाद गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार बना है ऐसे, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? प्रस्तावना में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक क्या है? सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम भारत के लोक शब्द से यह प्रारंभ होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रजातंत्र है। अगला, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय पूछ रहा है कि एकात्मक है कि संसदीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकृति में संघीय, किंतु भावना में क्या है आपका? एकात्मक, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकात्मक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः आपका केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान के प्रकृति के बारे में विद्वत्ताओं में काफी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक बनाने में आपत्ति है, ठीक है। प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एक एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयोग विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध क्या है आपका संघात्मक है और ना ही आपका विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है आपका एकात्मक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कई बार बताया हूं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार ये आपका किसके अंतर्गत है? ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? वर्तमान में 61 विषय हैं। इसमें क्या आता है आपका? कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब किस में आते हैं? तो आपका राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन डी। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता थोड़ी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी।
भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, 4 प्रकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून जो है कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे हम देखते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 में यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी सन 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विधि का कानून या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? विधि का कानून या कानून का अधिराज्य, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए बीपीएससी 2020 का प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 में निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है? तो 226 के तहत यह जारी करता है। 5 प्रकार के रिट है आपका, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग पूछे तो भाग आपका भाग 3 में है, भाग 3 में है। ठीक है, कहां से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? आपका 6। पहले कितने थे? 7 थे। ध्यान रखिएगा, आपका जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसलिए आपका वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं पूछा है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये तो है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, अभी हमने बताया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसे किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 300A में यह शामिल है, कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बारे में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। किसे कहा है? आर्टिकल 32 को कहा संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायपालिका लोक पद पर किसी व्यक्ति की दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। उत्प्रेषण को भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः ये सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका प्रारंभिक उत्तर में क्या माना था? डी ऑप्शन माना था। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की बात कौन करता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए यानी डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है।
ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों में क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? किसके अंतर्गत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। डीपीएसपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें पंचायती राज प्रणाली की, ये डीपीएसपी में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 अक्सर एग्जाम में पूछा था, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए कितने प्रश्न है इससे। फिर आ गया, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकार से ये किस प्रकार भिन्न है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, नीति निषेध सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है आपका, प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हम क्या कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपका डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में, भाग 4। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 36 से लेकर 51 में। और पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य बताया था इसके बारे में, ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। आर्टिकल 51 ए में से जोड़ा गया। भाग पूछे जाए तो 4 ए में है। ये कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 11। पहले कितने थे? पहले 10 थे। आपका 11वां ध्यान रखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? वही है, 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, तो आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। अला निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो आपका डीपीएसपी में है। दूसरा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपका क्या है, आपका कर्तव्य है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। आगे, राष्ट्रपति क्या है आपका, पहले दिया संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, क्या होता है? ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसद का निर्माण आपका राष्ट्रपति, संसद का निर्माण राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का क्या हुआ, अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार की कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव पूछा है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। इसलिए आपका बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी और सी दोनों होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 55। अगला है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसे, तो ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निश्चय ही क्या होगा, आपका अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा महाभियोग लाकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इसमें है। रीत से संसद द्वारा चलाए गए अभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा? सभी को पता होगा कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन हुआ? तो राष्ट्रपति होता है। अगला है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अगला, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो अभी को पढ़ा था ऊपर, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। ऊपर हमने पढ़ा था इसके बारे में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? पूछ रहा है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा करा है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। बाकी अगर बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर ये आपका ये भी राष्ट्रपति, और देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, ये भी अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है वह, तो ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया हो। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब बात करें अध्यादेश किस आर्टिकल में है, तो आपका राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सभी को पता होगा, बिहार से थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा कथन आपका असत्य है? असत्य पूछा है इसमें। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाए? सी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति सभी को पता उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आर्टिकल 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता या
लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 78 में है। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन डी। केवल आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगला, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, अभी हमने पढ़ा, इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ऑप्शन बी, विधायिका के अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका जो है आपका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है, और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछा है। पहला है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, गलत है। ये आपका कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, तो गलत हो जाएगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका होती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए आपका ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री, तो आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, इसलिए आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार अनुच्छेद 352 में के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। ये आपका मंत्रिमंडल की बात हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए यानी महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा ये वाला, भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है, या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, प्रथम विधि अधिकारी कौन? आपका अटॉर्नी जनरल। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए आ गया प्रश्न, ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। 2018 का प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगला, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल देता है। ऑप्शन बी, ये आपका राज्य सरकार की बात हो रही है, यानी महाधिवक्ता की बात हो रही है, महाधिवक्ता, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र होता है तो आपका महान्यायवादी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 165 के तहत। अगला है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, तो ऑप्शन सी 1956 में।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।